Dear students, welcome to DCU Learning Management System. Dear students, FSC Part 1 का चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग आज हम स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स और जब बॉन्ड बनता है तो कौन से रूल फॉलो होते हैं ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी चेंजेस कौन सी आती हैं, ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक्चुअली फोर्स है जो एटम्स या आइंस को बाइंड करके रखती है इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन इन अ कंपाउंड। द फोर्स which binds together two or more atoms or ions to form a large variety of the compounds is called chemical bond. केमिकल बॉन्ड कई तरह से बन सकता है, जैसा कि सबसे पहली टाइप केमिकल बॉन्ड बनने की है आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, जैसा कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान जो बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड है। इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बन जाता है। नंबर 2 पे है कवलेंट बॉन्ड। कवलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। ये ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, जैसा कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है उनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज कवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है जैसा कि अमोनिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है जैसा कि बोरोन फ्लोराइड है। और इसी तरह जो हमारे पास मेटल के एटम होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्डिंग या बॉन्ड केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो बाइंड करके रखती है आइंस को या मॉलिक्यूल्स को या एटम को। तो ऐसी फोर्स जो बाइंड करके रखे एटम, आइन या मॉलिक्यूल को इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब है कि केमिकल बॉन्ड बनने की वजह क्या है, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। एक्चुअली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल कब होती है, जब वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है और वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं नोबल गैसेस के। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके या फिर शेयर करके, गेन करेंगे, लूज करेंगे या शेयर करेंगे और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोबल गैसेस के इक्वल कर लेंगे। क्योंकि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है और ये लो एनर्जी पे हैं। तो एक्चुअली एटम जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोबल गैसेस के इक्वल करने के लिए। और नोबल गैसेस की इक्वल तब आएगी जब वो इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर कर लेंगे। ये है केमिकल बॉन्ड बनने की वजह। एक्चुअली जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं इनको हम कहते हैं स्टेबल एलिमेंट्स या अनर्ट एलिमेंट्स। इनको अनर्ट एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। जैसा कि हीलियम में देखें 1s2, तो हीलियम का वैलेंस शेल कंप्लीट है। इसके सब शेल में पहला शेल जो है उसमें एक ही सब शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीट है। इसी तरह बाकी सारी नोबल गैसेस में भी NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और इसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से, अपने वैलेंस शेल के कंप्लीट होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगरचे जो नोबल गैसेस के बड़े मेंबर्स हैं जैसा कि जीनोन है, क्रिप्टॉन वगैरह है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से उनके कुछ केमिकल रिएक्शन भी रिपोर्ट हुए हैं,
लेकिन हीलियम, नियोन और आर्गॉन जो फर्स्ट 3 नोबल गैसेस हैं, इनका अभी तक कोई कंपाउंड रिपोर्ट नहीं हुआ। ये कंप्लीटली अनर्ट एलिमेंट्स हैं, स्टेबल एलिमेंट्स हैं, इनके केमिकल रिएक्शन अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है। जबकि ये जो क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन है, एक्चुअली इनके साइजेस बड़े होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई है, जिसकी वजह से इनके कुछ केमिकल रिएक्शन रिपोर्टेड हैं। जैसा कि ज़ीनॉन का ज़ीनॉन फ्लोराइड एक कंपाउंड है, क्रिप्टॉन फ्लोराइड है, क्रिप्टॉन का ज़ीनॉन ऑक्साइड है। तो नीचे वाली नोबल गैसेस के कुछ रिएक्शन रिपोर्टेड हैं बाय बिकॉज ऑफ द लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जबकि फर्स्ट 3 नोबल गैसेस का कोई भी रिएक्शन रिपोर्टेड नहीं है। अब नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये आपस में रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस के इक्वल कर लें, जो कि स्टेबल एलिमेंट्स हैं, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लें नोबल गैसेस की तरह, और नोबल गैसेस की तरह लो एनर्जी पे आ जाएं, क्योंकि एनर्जी लो होने का मतलब होता है स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो रिएक्टिव एलिमेंट्स ये नोबल गैसेस के अलावा बाकी सारे हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस के इक्वल करते हैं। अब एलिमेंट्स जब बॉन्ड बनाते हैं, तो वो 3 तरह के रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहला है डबलेट रूल, जिसको हम डुएट रूल भी कहते हैं। डबलेट या डुएट रूल क्या है? ये ऐसा रूल है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम गैस के बराबर कर लेते हैं। हीलियम नोबल गैस है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, दैट इज़ 1s2। इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, एक ही शेल है वैलेंस शेल, और इसके उसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो कि स्टेबल है, कंप्लीट है। तो अगर हम इसकी सब शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन करें, ये इसका के शेल है, सब शेल देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 बनती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम गैस के इक्वल करते हैं, हम उनको कहते हैं ये डुप्लेट या डबलेट या डुएट रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, गेन करके, शेयर करके अटेन की जा सकती है। जैसा कि देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s1। लेकिन एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है। जब ये दोनों एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो H2 बन जाएगा, और H2 की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2। तो इस तरह 2 हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है, वो नोबल गैस हीलियम के इक्वल कर लेते हैं। इसी तरह लिथियम की एग्ज़ाम्पल है, लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 1, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम गैस के इक्वल कर लेंगे। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 1s2 2s1 है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। अब लिथियम यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लिथियम आयन बन जाएगा, और लिथियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हीलियम के बराबर हो जाएगी, इस तरह से 1s2। यानी लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हीलियम गैस के इक्वल कर लेगा। तो अगर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके या शेयर करके अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लें, तो हम कहते हैं इन्होंने डबलेट रूल को फॉलो किया है, जिसको हम डुएट रूल भी कह चुके हैं, और ये इन्होंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम गैस के इक्वल कर ली है। ज्यादातर एलिमेंट जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। This is the tendency of atom to attain maximum of 8 electron in the valence shell is called octet rule. अब इसमें भी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, और अपनी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के इक्वल कर लेते हैं, सिवाय हीलियम के। हीलियम जो है वो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता, डबलेट रूल को फॉलो करता है। बाकी सारी
जो नोबल गैसेस हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगी। तो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, और इनकी इस टेंडेंसी को हम कहते हैं कि ये ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस के इक्वल कर रहे हैं। जैसा कि देखें कुछ एलिमेंट्स हमारे पास, सबसे पहले एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अगर आप शेल में देखें, फर्स्ट शेल में 8, 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और वो कौन सा है? 3s1 वाला। तो ये क्या करेगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला 3s1 वाला लूज कर देगा, जहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला लूज हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा? इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो कि नोबल गैस नियोन के इक्वल हो जाएंगे। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसने अटेन की है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। और सोडियम आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज इक्वल टू द नियोन गैस। तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 2 आ जाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फर्स्ट शेल में 1s2, सेकंड वाले में 2s2 2p6 और थर्ड वाले में 3s2 है। तो ये s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वैलेंस शेल वाले, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम आयन Mg+2। और जो Mg+2 है, अब Mg+2 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें नियोन के बराबर हो गई है। इसके पास भी अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसी तरह देखें फ्लोरीन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 7 है, टोटल 9 हो जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर 9 है। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें फर्स्ट शेल वाली 1s2, जो सेकंड शेल है दिस इज 2s2 2p5। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद ये 2p5 की बजाय 2p6 हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोराइड। इस पर -1 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब इसके पास 9 की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी नियोन गैस के बराबर हो गई है, और इसने ऑक्टेट को फॉलो कर लिया। अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 2, 8 और 6। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स में लिखें, तो पहले शेल में 1s2, दूसरे वाले में 2s2 2p6, तीसरे वाले में 3s2 और 3p6 है। अब 3p4 है, सॉरी। तो यहाँ 3p4 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 3p6 होने के लिए। तो ये क्या करेगा? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद पहले इसके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अब ये 18 हो जाएंगे। ये बन जाएगा सल्फर -2। इस तरह इसने आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। तो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे। अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने वैलेंस शेल में 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, हम कहते हैं ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, या एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड या फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन और हीलियम है। जबकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, ये लिथियम से स्टार्ट होगा सेकंड पीरियड, और ये चले जाएगा नियोन तक। ये कभी भी अपने वैलेंस शेल में, ये दूसरे पीरियड वाले एलिमेंट्स, ये कभी भी अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता। अब जो तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स हैं या चौथे पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तीसरा पीरियड कहाँ से शुरू होगा? सोडियम से शुरू होगा और आर्गॉन तक जाएगा। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करते हैं, यानी इनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ड्यू टू द एम्प्टी डी ऑर्बिटल। याद रखिएगा, पहले शेल में एक ही सब शेल होता है s, दूसरे वाले में 2 सब शेल होते हैं 2s और 2p।
जबकि जो थर्ड वाला होता है उसमें 3s 3p और इसके साथ साथ 3d भी मौजूद होता है। इस 3d के इन्वॉल्व होने की वजह से इनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। जैसा कि PCl5 को देखें, फास्फोरस फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। ये आ जाएगा 2, 8 और 5। अब जब ये इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, लेकिन ये 5 बॉन्ड भी बना सकता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये बनेगी 1s2, ये बन जाएगा 2s2 2p6 सेकंड शेल, और फिर थर्ड वाला जो बन जाएगा ये बन जाएगा 3s2 3p3, जबकि इसमें जो d ऑर्बिटल होगा वो एम्प्टी होगा। ये d ऑर्बिटल इन्वॉल्व करवा के ये 3 से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है, टोटल 5 बॉन्ड भी बना सकता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और जब फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड का मतलब होगा 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके वैलेंस शेल में। तो अगर किसी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, तो हम कहते हैं इसने एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। जैसा कि सल्फर भी है, 6 बॉन्ड का मतलब है 12 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि BF3, बोरोन ने 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, और BH3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ऑक्टेट रूल से एक्सटेंड भी कर जाते हैं, हम कहते हैं इन्होंने एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। ये जो BF3 है, एक्चुअली ये गैसियस फॉर्म में इस तरह से होते हैं, लेकिन जब ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में आते हैं तो ये भी ऑक्टेट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि देखें, ये हमारे पास AlCl3 है। जो AlCl3 है, AlCl3 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है जब ये गैसियस फॉर्म में होगा। अब इसमें होगा क्या, AlCl3 जब लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में आएगा तो एक AlCl3 दूसरे AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। जैसा कि देखें, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो ये एक लोन पेयर यहाँ पर इसको दे देगा। देखिए, इस एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह ये वाला क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। यानी लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में ये जो एल्यूमिनियम है, ये एक्चुअली Al2Cl6 की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि गैसियस फॉर्म में हम कहते हैं ये AlCl3, और ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा इन गैसियस फॉर्म। लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑक्टेट रूल है ये यूनिवर्सल नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, वो अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, उनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। यहाँ से MCQs आते हैं, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा या ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, कौन सा है जो एक्सटेंडेड ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है जिसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह के MCQs पास पेपर में यहाँ से आए हुए हैं। अब है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी चेंजेस कौन सी आती हैं। एक्चुअली जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ताकि मॉलिक्यूल लो एनर्जी पे आ जाए। मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी लो होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो देखें यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। एक्चुअली हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है, और इसी तरह हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, उसमें भी न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि एक प्रोटॉन मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक का जो ये हमारे पास है हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करता है। इसी तरह एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को
रिपेल करेगा तो यहाँ पर एक फोर्स जो डेवलप होगी दैट विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसके साथ साथ यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी आएंगी। एक का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह दूसरे का इलेक्ट्रॉन और पहले वाले का इसका न्यूक्लियस ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप हो जाएंगे। अगर तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाए फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पर तो केमिकल बॉन्ड बन जाता है, लेकिन अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाएं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर तो फिर केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम हैं, दोनों एटम आपस में करीब आते हैं। जैसे जैसे करीब आते जाते हैं इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती जाती हैं और अल्टीमेटली एक ऐसा डिस्टेंस आ जाता है जहाँ पर दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। उस डिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस, या इसको हम इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस को सिंपली बॉन्ड डिस्टेंस भी कह सकते हैं, या इसको कंप्रोमाइज्ड बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहते हैं। कई नाम है इसके। कैसे? जब दो हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम हाई एनर्जी पे हैं क्योंकि एटम है इनकी एनर्जी ज्यादा है। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के इक्वल करके अपनी एनर्जी को लो करना चाहते हैं ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। लो एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी। जैसे जैसे ये दोनों एटम करीब आते जाते हैं एनर्जी सिस्टम की कम होती जाती है और यहाँ पर बॉन्ड बनता जाता है। दोनों के दरमियान जब इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस आ जाता है जो कि 75.4 पिकोमीटर है, इसको इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं, इसको बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, या इसको कंप्रोमाइज्ड बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। जब इतना डिस्टेंस आता है तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों जो एटम हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान आ जाते हैं। इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। और चूंकि ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे थे, जैसे जैसे ये नीचे लो एनर्जी पे आते जाएंगे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज होती जाएगी, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और ये कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 436.5 किलो जूल पर मोल। अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाएं अट्रैक्शन की बजाय तो फिर ये दोनों एटम यहाँ से देखें एक दूसरे के से दूर जाते जाएंगे और एनर्जी सिस्टम की बढ़ती चली जाएगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करने से ये दोनों एटम के दरमियान डिस्टेंस भी बढ़ता है। फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेंगी तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ने से सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं रहेगी। लेकिन अगर दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन के बढ़ने से दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा। डिस्टेंस कम होने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो आपस में अट्रैक्शन है वो बढ़ती चली जाएगी और दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और शेयर करने के बाद कवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। कवलेंट बॉन्ड शेयर करने से बनेगा और तब इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई एंड फॉर्मिंग कवलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। हाइड्रोजन में 75.4 पिकोमीटर है। और जब ये लो एनर्जी पे आएंगे अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाएगी कितनी? -436.5 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से जब बॉन्ड बनता है तो दोनों तरह की फोर्सेस मौजूद होती हैं, अट्रैक्शन भी रिपल्शन भी। रिपल्शन डोमिनेट करगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड नहीं बनेगा। और अगर अट्रैक्शन डोमिनेट कर गई तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, एटम एक दूसरे के करीब आके बॉन्ड बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और इस तरह से सिस्टम लो एनर्जी यानी स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।